आज का मॉडल सेट है मॉडल सेट नंबर 7 और यह प्रैक्टिस सेट विद्यासागर पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 से लिया गया है। बिहार दरोगा एसआई अवर निरीक्षक पीटी के लिए महत्वपूर्ण किताबों में से एक है, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इस सेट के अंतर्गत हम लोग 100 प्रश्नों को आज कवर करेंगे। और यह किताब गुरु रामान सर के द्वारा लिखा गया है और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है कि किसी अति चालक द्वारा अधिकतम ताप होता है, कितना होता है अधिकतम ताप? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 133 केल्विन। कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है और कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असमान संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है और पदार्थ के प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं के भांति धीरे धीरे घटती जाती है, परंतु एक विशेष ताप पर नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घट करके शून्य हो जाती है और इस घटना को अति चालकता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला में दिया गया है हड़प्पा दयाराम साहनी, और बी में दिया गया है लोथल एस.आर. राव, और सी में सुरकोतदा जे.पी. जोशी, और डी में धौलावीरा वी.के. थापड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है धौलावीरा वी.के. थापड़, ये सही नहीं है। धौलावीरा का उत्खनन वी.के. थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने करवाया था। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जो 3 भागों में बसा था। और हड़प्पा के खुदाई पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे पर्वत श्रेणी है। तो कुल्लू घाटी कौन सा पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला में दिया गया धौलावीरा तथा पीर पंजाल, और दूसरा में रंजवेती तथा नागा टिब्बा, और तीसरा में लद्दाख तथा पीर पंजाल, और चौथा में मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी पर्वत अवस्थित है। और इसके बारे में कहा जाता है कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है, और नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और मरखा घाटी जो लद्दाख के प्रसिद्ध घाटी है, और जुक्कू घाटी भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में जुफ्फू श्रेणी के बीच पीछे अवस्थित है। और युथांग घाटी जो है वह सिक्किम में स्थित है, और सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खगोलविदों ने हाल ही में एक विशाल न्यूट्रॉन तारे JO 740+6620 की खोज की, यानी JO 740+6620 की खोज की। और इससे संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि अमेरिका की वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने खगोलविदों ने यह खोज की है। और बी में है कि उन्होंने इस खोज हेतु नेशनल साइंस फाउंडेशन के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप यानी GBT का उपयोग किया। और सी में है कि यह न्यूट्रॉन तारा से पृथ्वी 4600 प्रकाश वर्ष दूर है। और चौथा है कि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 4.14 गुना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। यह कथन सही होगा कि इसका द्रव्यमान जो है वह सूर्य के द्रव्यमान का 4.14 गुना है। अगला प्रश्न है, और इसके बारे में कहा जाता है कि सितंबर 2019 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने एक विशाल न्यूट्रॉन तारे JO 740+66
की खोज की और उन्होंने इस खोज हेतु ग्रीन बैंक टेलीस्कोप यानी जीबीटी का प्रयोग किया था। और यह न्यूट्रॉन तारा ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे घना खगोलीय पिंड है और पृथ्वी से इस न्यूट्रॉन तारे की दूरी लगभग 4600 प्रकाश वर्ष आकी गई है। और इस तारे से संबंधित अनुसंधान विवरण शोध पत्र नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ है। और द्रव्यमान के दृष्टि से यह न्यूट्रॉन तारा सूर्य का 2.17 गुना है, लेकिन इसका व्यास मात्र 30 किलोमीटर के आसपास है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो कहता है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। और यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि इनका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातित प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सीमांत का आकार है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। कहा जाता है कि भारत में सीमांत जोत यानी मार्जिनल लैंड होल्डिंग का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। और भारत में जोतों का विवरण इस प्रकार है। जैसे भारत में सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर के बीच 67.1% होता है। और दूसरा में लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जो 17.9% होता है। और तीसरा है माध्यम जोत जो 2 से 10 हेक्टेयर होता है और इसका सीमांत जोत है 14.2%। और चौथा है बृहद जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, वह 0.8% सीमांत जोत होता है। अगला प्रश्न है कि संचारण के उदाहरण है, तो संचारण के उदाहरण क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में तीनों। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में तीनों, ऑप्शन डी। पहला सिल्वर पर काले रंग का परत बनाना, और दूसरा तांबे पर हरे रंग के परत बनाना, और तीसरा लोहे पर भूरे रंग का परत बनाना। ये सब संचारण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक दोपहरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज कपूर। कहा जाता है कि मई 2019 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार पुस्तक दोपहरी उपन्यास, यह दोपहरी पुस्तक है, यह उपन्यास का पुस्तक है और शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। और इस पुस्तक के लेखक पूर्व अभिनेता पंकज कपूर हैं और यह पुस्तक उसी नाम के उनके लोकप्रिय एक अभिनय पर प्रकाशित है। और यह उपन्यास मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है और यह पुस्तक इस वर्ष के अंत तक हार्पर कॉलिन्स प्रकाशन द्वारा 3 संस्करणों में प्रकाशित की जाएगी। और यह तीनों संस्करण हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी उर्दू लिपि में और अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे। और उपन्यास दोपहरी में लखनऊ में रहने वाले बुजुर्ग विधवा अम्मा बी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। कहा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और जिसकी शुरुआत 2001 में किया गया था। और स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है कि रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूपयक कहा जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का चलाया और विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मेहरौली स्थित लौह स्तंभ से मिलता है और यह वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। और चंद्रगुप्त प्रथम अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी किया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी काल क्रम अनुक्रम चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और कहता है कि कबीर 1398 से लेकर के 1518 तक इनका कार्यकाल रहा। और फिर गुरु नानक 1469 से लेकर के 1539 तक। और चैतन्य 1468 से लेकर के 1534 तक। और मीराबाई का काल 1498 से लेकर के 1557 तक रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला प्रश्न है कि 29 फरवरी 2020 को संपन्न दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल के खिताब किसने 5वीं बार जीता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। कहता है कि 17 से 19 फरवरी 2020 के मध्य दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ और इसे दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। पुरुष युगल विजेता में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच यह सर्बिया के हैं। और उप विजेता रहा स्टेफानोस सितसिपास, यह यूनान के हैं। स्टेफानोस सितसिपास जो है यह यूनान के हैं। और महिला एकल में रहा विजेता सिमोना हालेप जो रोमानिया के हैं। और उप विजेता रही महिला में एलोना रैबाकिना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुर्दा के द्वारा। कहता है कि यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दे द्वारा यानी किडनी से पृथक किया जाता है। और यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। और इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। और मानव में गुर्दे या फिर किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छान करके इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ को हटाना गुर्दे का मूल कार्य है। और किडनी के कार्यात्मक और संचरात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? नीचे उत्तर देना, नीचे कूट में दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। देखते हैं, 1 में दिया गया भूकंप से,
और 2 में ज्वालामुखी से और 3 में प्रशांत सागर से रिंग ऑफ फायर संबंधित है। और इसके बारे में कहा जाता है प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है और इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। और यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है। पहला में सागर तथा स्थल भागों में मिलन बिंदु, और दूसरा नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्र, और तीसरा ज्वालामुखी क्षेत्र, और चौथा विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। और इस क्षेत्र में चीनी, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है कि वेम्बनाड झील है, तो वेम्बनाड झील कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। कहता है कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा में है और वेम्बनाड झील जो है वह केरल में स्थित है। चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा में है और महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी का लैगून झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक में कहता है कि सिरोको जो है वह फ्रांस नहीं होगा। सिरोको फ्रांस नहीं होगा। सिरोको एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है और सिरोको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूलकण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेग्रो और अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का सीमा म्यांमार से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 के पावर 12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम के बराबर। अगला प्रश्न है कि 7वीं आर्थिक जनगणना किसके मध्यस्थ देश में आयोजित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आम सेवा केंद्र CSC के माध्यम से। कहता है कि 13 दिसंबर 2019 को 7वीं आर्थिक जनगणना दिल्ली में शुरू की गई और यह जनगणना आम सेवा केंद्र CSC के माध्यम से देश भर में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है कि खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। और अनुच्छेद 41 जो है, अनुच्छेद 41, इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और अनुच्छेद 43 के क है इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का गठन, पर्यावरण संरक्षण आदि आते हैं अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में मात्र 14 दिन का अधिकार दिया गया है और 14 दिन के अंदर राज्य को धन विधेयक पारित करना होता है और ऐसा नहीं करने पर धन विधेयक को राज्यसभा से पारित समझा जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है
और ना ही इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिचर्ड फेमेन। 1959 में किया था रिचर्ड फेमेन के द्वारा। और मार्च 1959 में रिचर्ड फेमेन ने इसका नामकरण किया था नैनो टेक्नोलॉजी का। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में किसे वर्ष 2019 का 29वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर रूप मलिक को। और यह पुरस्कार यानी प्रोफेसर रूप मलिक को यह पुरस्कार इसलिए दिया जाना है कि इन्होंने जैव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और प्रोफेसर रूप मलिक का जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी। और उल्लेखनीय यह भी है कि पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनके पिछले 5 वर्ष के उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में किया गया था। जीडी बिड़ला पुरस्कार का शुरुआत 1991 में किया गया था। और इस पुरस्कार के तहत यानी जीडी बिड़ला पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2018 का 28वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर राजीव वासनेव को प्रदान किया गया था। राजीव वासनेव को प्रदान किया था 2018 का। अगला प्रश्न है कि आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशी से। कहता है कि सिलियरी मांसपेशी के शिथिलन संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस के फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। और उम्र बढ़ने के साथ सिलिचरी मांसपेशी के द्वारा झूलता रहता है और इसी सिलियरी मांसपेशी के कारण हमारी आँखों में सामंजन क्षमता प्रभावित होती है और हमारी आँखों के दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे जरा दृष्टि दोष भी कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए फोकस दूरी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए अगला प्रश्न है कि अमृता बाजार पत्रिका के स्थापना किसने किया था? अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने। और कहा जाता है कि अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी और प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। कहता है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी में है और कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत के पुष्पगिरी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी के घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी घाटी के दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा भी कहते हैं। और कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। और कावेरी नदी के सहायक नदियां इस प्रकार है सिमसा, अमरावती, हेमावती, भवानी, कालनी, ये सब कावेरी नदी के सहायक नदियां हैं।
अगला प्रश्न है कि कक्षा ए और कक्षा बी में यह मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 72 kg। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। कहता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र है। और हमारे संविधान के प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और संविधान के प्रस्तावना को संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया था। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा एकता एवं अखंडता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवान रिसायत बलबन। यह सुमेलित नहीं है। दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण विभाग था। और दीवान मुक्त राज जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। और दीवान अमीर को ही मोहम्मद तुगलक के द्वारा, और दीवान खैरात जो था वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान मुक्त राज जो है वह राजस्व विभाग था। और दीवान रियासत जो है यह बाजार नियंत्रण प्रणाली था। और दीवान मुक्त राज जो है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय के मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। और कुमायूं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ नंदा देवी, कामोठ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच्छा हैं। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। और इसके साथ ही दून एवं द्वारा घाटी भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आती है। अगला प्रश्न है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कारागम धार्मिक लोक नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। और कहता है कि तमिलनाडु से कारागम लोक नृत्य संबंधित है। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का नृत्य देखते हैं। केरल का नृत्य हो जाएगा कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम केरल का लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश के ऑप्शन सी की बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में, तो कुचिपुड़ी, घंटामदरला आदि जो है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। और कर्नाटक के लोक नृत्य में आ जाता है यक्षगान, करगा, कुनित्ता और लाम्बी। ये सब कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले ट्रेन एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर की गति से दौड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 272 मीटर। अगला प्रश्न है कि सी ऑफ ट्राइक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, चंद्रमा पर। और चंद्रमा को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर कहा जाता है। और चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म यानी फॉसिल्स उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी के तहत किया जाता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4
अगला प्रश्न है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी और बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात भी कही थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण किया था? गजबेटकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा जाता था और यह उपाधि हाथियों के शिकार करने वालों को दिया जाता था, जिन्हें इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। और देवराय द्वितीय ने मुसलमानों के समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी सेना में मुस्लिम युवाओं को नियुक्ति किया था। और देवराय द्वितीय के राज दरबार में ईरान का प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रजाक भारत की यात्रा पर आया था। और देवराय प्रथम के दरबार में 1420 में इटली यात्री निकोली कोंटी आया था। और कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस और बारबोसा आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिगो पायस और बारबोसा आया था। अगला प्रश्न है कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्युत्पन्न मांग। श्रम के मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं और मांग के जारी रही वस्तुओं को उत्पादन और मांग के श्रम की मांग निर्धारित की जाती है। और जब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो या तो कीमत बढ़ती है या फिर उत्पादन ऋण की मांग में वृद्धि होती है। और यह प्रवृत्ति तब तक जारी रहती है जब तक साम्य कीमत और उत्पादन संख्या एक समान नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संख्या काम करती है। यह संख्या किस पर काम करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव अधिकार के क्षेत्र में। कहा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों से संबंधित एक विश्वव्यापी संगठन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। और इस संगठन की शुरुआत ब्रिटिश के द्वारा 28 मई 1961 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि बराहमिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। बराहमिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। यह ग्रंथ किस पर आधारित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खगोल विज्ञान पर। कहा जाता है कि बराहमिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ खगोल विज्ञान पर आधारित है। और बराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य यानी 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे। और इन्होंने बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो गणितीय एवं ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के 9 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों में सबसे प्रमुख कालिदास थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और 9 रत्नों में दूसरा प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना किए थे। और आर्यभट्टियम एक गणित से संबंधित पुस्तक है, जबकि सूर्य सिद्धांतिका खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान ने। कहता है कि अप्रैल 2020 में ईरान ने अपने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और यह अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ी आंत का। कहता है कि सिग्मा रूपी बृहदान्त्र बड़ी आंत का हिस्सा होती है और यह बृहदान्त्र मलाशय से पहले पेट की एक छोटी वक्र होती है। और बड़ी आंत में अपचे हुए भोजन द्रव अवस्था में पहुंचता है और बड़ी आंत अगला प्रश्न है कि आपातानी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश का। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह मिस्री जनजाति है। और उसके बाद फिर गालो,
डफला, खमती, मोपा और आपातानी प्रमुख हैं। ये चलते इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश के जनजाति आपातानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं खाता है। ऑप्शन में दिया गया स्थान और सूची 2 में स्थिति दिया गया है कि कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन में है ट्राफलगर स्क्वायर लंदन, और दूसरा में है रेड स्क्वायर मॉस्को, और तीसरा में है तियानम स्क्वायर बीजिंग, और चौथा में है तहरीर स्क्वायर अबू धाबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तहरीर स्क्वायर अबू धाबी। यह सही नहीं होगा। तहरीर स्क्वायर जो है वह सऊदी स्क्वायर मिस्र के राजधानी काहिरा में स्थित है, अबू धाबी में नहीं स्थित है। और बाकी ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण किसके परमाणु के नाभिक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम का। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं और इसकी संरचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है, और रेडियोधर्मिकता में एक कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। और कहा जाता है कि 1765 में शाह आलम द्वितीय बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी यानी लागान वसूली के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को राजस्व वसूलने का अधिकार EIC को मिल गया, और इसी संधि के द्वारा बंगाल का द्वैध शासन की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न है cos 9 + sin 81। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास ने। कहता है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाव युवा वकील चित्तरंजन दास ने किए थे। और मई 1909 के दौरान 8/9 के दौरान एक महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में श्री अरविंद घोष को फांसी की कोशिश की। और स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 23 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। कहता है कि 23 दिसंबर 2019 को भारतीय रेल मंत्रालय ने लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार MTRC प्रणाली को कार्यान्वित कर सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है, और इसके माध्यम से सुरक्षा और लाइन क्षमता को बेहतर करने और अधिक रफ्तार से ट्रेनों को संचालन करने के लिए सिग्नल प्रणाली का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक उक्त सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और समवर्ती सूची संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
और मूल अधिकार संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पूर्वावलोकन आदि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संघीय शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है और उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा का स्तर बढ़ने लगता है। जब बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकाला जाता है तो दाब मापी के इर्द गिर्द का दबाव कम हो जाता है और दबाव में कमी के कारण दाब मापी के पारे में विस्तार होता है और इस प्रकार बेल जार से वायु को निकलने में दाब मापी में पारे का स्तर बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है कि गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1967 में। और गांधी जी के जीवन के मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का संग्रह के लिए पटना में 1967 में विस्थापित किया गया था गांधी संग्रहालय को। अगला प्रश्न है कि बिहार के कौन सी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली भाषा को। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल कहा जाता है। और कहता है कि स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल का शैवाल कहते हैं और शैवाल का वर्गीकरण क्रिस्टोगैम के थैलोफाइटा वर्ग में किया गया है और यह सबसे निम्न स्तरीय पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती को स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा के आधार पर किया जाता है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण वर्षा के आधार पर किया जाता है और विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जलवायु पाई जाती है और ये भिन्नताएं तापमान, वर्षा तथा जलवायु के अन्य तत्वों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय के काल में। कहता है कि बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे और उनके काल में ही अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था और तृतीय आंग्ल मराठा 1817-18 युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 223A के तहत कैट को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और कहा जाता है कि अनुच्छेद 323A का अनुपालन करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट की स्थापना की गई थी और इस अनुच्छेद के द्वारा संसद के अधिकृत किया गया और वह लोक सेवकों और सरकार के मध्य सेवा शर्तें, अनुशासन आदि में संबंधित विवादों से निपटारा हेतु प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकेगी। अगला प्रश्न है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 1928 में प्रस्तावित किया गया था और इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र की एक द्विसदनीय विधायिका होगा और इस प्रस्ताव के तदनुसार विभिन्न दलों में अपनाया और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के पारित होने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे तथा भारत के राज्य के सचिव लॉर्ड मार्ले थे। अतः इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि खगोल भौतिकी में बाध्य अंतरिक्षी में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हाइट होल।
कहा जाता है कि बाह्य अंतरिक्ष में एक व्हाइट होल एक काल्पनिक छेद होता है जिसमें दो ऊर्जा सितारे और एक अन्य खगोलीय पदार्थ उभरते हैं या विस्फोटित होते हैं, और यह सैद्धांतिक खगोलीय वस्तु जिसमें ब्लैक होल के पदार्थ का संकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और नीचे दिए गए कूटों का चयन करके सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दिया गया गैस ईंधन, ईंधन गैस, और सूची 2 में दिया गया प्रमुख घटक, और प्रमुख घटक और ईंधन के बीच में मिलान करना है और सही उत्तर को चुनना है। तो पहला में दिया गया सीएनजी। सीएनजी क्या होगा? तो सीएनजी पहला के हो जाएगा मीथेन और ईथेन, और एक के ऑप्शन 3 हो जाएगा। और दूसरा में एलपीजी दिया गया है। एलपीजी का घटक क्या है? तो इसका घटक हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। और तीसरा में कोल गैस दिया है, तो कोल गैस के घटक हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। और चौथा दिया गया है वाटर गैस, तो वाटर गैस के हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परागकोश। कहता है कि पौधे के अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस के अध्ययन के लिए विकल्पों में से उपयुक्त भाग परागकोश है, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है जो कि वास्तव में परिपक्व नर युग्मोद्भिद प्रजनन के लिए पौधे पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मध्य कितनी राशि का मुद्रा विनिमय समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 400 मिलियन डॉलर। कहा जाता है कि 2020 में भारत और श्रीलंका ने 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय अदला बदली समझौता किया, और इस समझौते के अनुबंध पर भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने हस्ताक्षर किए थे, और इस समझौते पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्स के फ्रेमवर्क 2019-22 के तहत किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन ए में है 11 मई, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन डी में है 1 जून, तो 1 जून को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला ऑप्शन में है 11 जून। अगला प्रश्न है कि फेडरल असेंबली किस राज्य के संसद है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड का। अगला प्रश्न है कि कतर ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना और बेस्ले कुलहोप ने। और 6 से लेकर के 11 जनवरी 2020 के मध्य पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कतर एक्सॉन मोबिल ओपन 2020 दोहा कतर में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में अवस्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल में। कहा जाता है कि हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिलता है, और यह गुजरात में स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, और लोथल से युगल सावधान का प्रमाण मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था।
और अगला ऑप्शन है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में जानते हैं, वहाँ से जुताई किया हुआ खेत का प्रमाण मिला था। और अगला है धौलावीरा। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और 3 भागों में बसा था यह नगर। और अगला है बनावली। बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला था और साथ ही यहाँ से मिट्टी के बर्तन का भी प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो है वह चंबल नदी पर बना है और कहा जाता है कि यह राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर। और नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया नागार्जुन सागर, तो यह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। और ऑप्शन रिहंद परियोजना जो है वह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी परियोजना है जो कि सोन नदी पर स्थित है और इसके सहायक रिहंद नदी पर स्थित है। और बिंद परियोजना के बारे में जानते हैं, तो बिंद परियोजना जो है वह गोविंद बल्लभ पंत जलाशय अगला प्रश्न है कि बैंक दर ब्याज के वह दर है जिस पर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक के बिलों को पूर्ण कटौती करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहता है कि बैंक दर वह दर है जिस पर कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिभूति की पूर्ण कटौती करता है। और समान अर्थ में यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि भारत और इजरायल ने साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षर किया था, कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई 2020 को। 15 जुलाई 2020 को भारत और इजरायल ने साइबर खतरे से निपटने में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया था और यह समझौता सट एवं इंक्ट के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे वॉयस बॉक्स यानी ध्वनि थैला कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैरिक्स को ध्वनि थैला कहा जाता है। और श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी और ट्रोकिया को जोड़ता है, लैरिक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। और इसका मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना होता है। और लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतली पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रॉड निम्न में से किसकी किस्म है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली का। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है और इसका मुख्य कार्य अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोनों का नियंत्रण करना होता है, जैसे भूख, प्यास, ताप, घृणा, प्यार, गुस्सा, खुशी, रक्तदाब इत्यादि इसके नियंत्रण में है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दिया गया नदी और सूची 2 में दिया गया नदी का मुहाना, इसको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया डेन्यूब, डेन्यूब नदी है, इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना हो जाएगा काला सागर में, डेन्यूब का हो जाएगा काला सागर में, ऑप्शन 2। और दूसरा है राइन, राइन नदी का मुहाना कहाँ है? तो राइन नदी का मुहाना हो जाएगा उत्तरी सागर में, ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरा में रोन है, तो रोन का मुहाना कहाँ है? तो रोन का मुहाना हो जाएगा भूमध्य सागर में, ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। और चौथा है लायर, तो लायर का मुहाना है बिस्के की खाड़ी में, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल भूजल योजना यानी अटल जल का शुभारंभ किया और इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा कि यह इस योजना का उद्देश्य 8 राज्य में प्राथमिकता की पहचान करने वाले क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार से। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे और हर्यक वंश भारत का पहला ऐतिहासिक वंश था और बिंबिसार भारत का पहला ऐतिहासिक शासक था। और बिंबिसार के समकालीन अवंती के शासक राजा चंड प्रघोत थे, जिनके दरबार में बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, क्योंकि राजा चंद्र प्रघोत पीलिया रोग से ग्रसित थे। अगला प्रश्न है कि एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेयरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पेयरी कहा जाता है। और पंपास कहाँ के घास स्थल को कहा जाता है? तो पंपास जो ऑप्शन में दिया गया है, पंपास जो है अर्जेंटीना में घास के शीतोष्ण मैदान को कहा जाता है, पंपास। और अगला ऑप्शन है डाउन्स। डाउन्स जो है वह ऑस्ट्रेलिया के घास के शीतोष्ण मैदान है। और अगला ऑप्शन है स्टेपिज। तो स्टेपिज जो है वह दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण मैदान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत से किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य के सहमति से कोई भी कानून बना सकती है। कहता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए बिना किसी राज्य के सहमति से कोई भी कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्य स्तर का दल होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा कम से कम 4 राज्यों में। अगला प्रश्न है कि 23 फरवरी 2020 को संपन्न 34वें कांस्य ओपन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी गुकेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी गुकेश। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आणविक भट्ठी है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है और नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार के आणविक भट्ठी है जिसमें ईंधन के रूप में प्रायः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग में लाया जाता है और इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। और जब इन विस्फोटकों पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। यह सही है। अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉली टेट्राफ्लुओरोएथिलीन। और कहता है कि पॉली टेट्राफ्लुओरोएथिलीन जो है वह संश्लेषित फ्यूरो बहुलक है और इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है और मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाले नॉन स्टिक सतत के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया।
और इसके समग्र सूचकांक में अग्रणी राज्य में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य को। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। कहता है कि संसाधनों का समुचित प्रयोग, और ऑप्शन बी, उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन सी, कुशलता में विकास। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में दिया गया है रचना और सूची 2 में विषय। इसके पहला हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह किस विषय से संबंधित है? तो यह ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा, आयुर्विज्ञान से संबंधित है अष्टांग संग्रह। और दूसरा में दिया गया है 10 रूपक। दूसरा ऑप्शन बी में है 10 रूपक। तो 10 रूपक किस विषय से संबंधित है? तो यह एक नाटक कला है, यह नाट्य कला है 10 रूपक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। और तीसरा में दिया गया है लीलावती। लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती जो है यह गणित से संबंधित है, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। और चौथा में महाभाष्य दिया गया है। चौथा में महाभाष्य, तो यह व्याकरण से संबंधित पुस्तक है महाभाष्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा पावर ने। कहा जाता है कि अप्रैल 2020 में टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है और कंपनी ने यह पुरस्कार अपने क्लब एनर्जी #स्विसको F2 स्विस कोचन अभियान के लिए जीता। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था और वह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ था और अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों में रजनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी ने ही किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत सागर, यह सुमेल नहीं है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत सागर यह सुमेल नहीं है, यह दक्षिणी पूर्वी प्रशांत सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। स्थानीय वायु का नाम और संबंधित देश। सूची 1 में दिया गया स्थानीय वायु और दूसरा में संबंधित देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। केवल एक में कहता है कि सिरोको जो है वह फ्रांस नहीं होगा। सिरोको फ्रांस नहीं होगा। सिरोको एक भूमध्य सागरीय पवन है जिसका उद्गम सहारा रेगिस्तान में होता है और सिरोको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूलकण को माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मोंटेग्रो और अल्बानिया एवं ग्रीस तक पहुंचाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का सीमा म्यांमार से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 के पावर 12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम के बराबर।
अगला प्रश्न है कि 7वीं आर्थिक जनगणना किसके मध्यस्थ देश में आयोजित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आम सेवा केंद्र CSC के माध्यम से। कहता है कि 13 दिसंबर 2019 को 7वीं आर्थिक जनगणना दिल्ली में शुरू की गई और यह जनगणना आम सेवा केंद्र CSC के माध्यम से देश भर में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है कि खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों को उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 यानी उपयुक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा। एक में दिया गया है कि विदेशी कोषों का अंत प्रवाह और बाह्य प्रवाह विदेशी पूंजी बाजार में उचावच, और दूसरा है विदेशी पूंजी बाजार में उचावच, और तीसरा है मौद्रिक नीति के परिवर्तन, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 जुलाई 2020 को ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार्स इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है कि MC सीतलवाड़ा, BN राव तथा आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, तो इंडिपेंडेंस से कौन जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ी कृषक छापामार युद्ध देखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना आंदोलन। कहता है कि तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिससे तकरीबन 300 गांव और 30,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए, और इस आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1946 में हुआ और अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा। और दूसरा ऑप्शन में दिया गया तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था और वर्ष 1946 में यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था और इसके महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह भवन सिंह थे। अगला है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बादामी के चालुक्य के। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक हुआ। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी किया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए स्विगी ने ICICI बैंक से साझेदारी किया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।